नहीं, मैं भी 2 3 बोल रही हूँ। हाँ मैंने 1 2 कर लिया, 1 3 करना है। यस यस, ये है जी। 3। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि अ ट्रेन फ्रॉम ट्रेन ऑफ द मास 6000 kg मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रेन। तो आप इसके लिए क्या करेंगे जी, आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है 1/2 mv² का। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली यहाँ पे मसला आपका किलो उसका है, स्पीड का है। तो स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। एक आसान तरतीब बताता हूँ, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाए तो आप 3.6 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास 1/2, ये 6 के साथ कितने 5 जीरो हैं, तो ये कर लेते हैं जी 6 × 10⁵ और v आप कर लें 10/3.6, जो भी आंसर है इसका स्क्वायर कर लो। ये समझ आया मैंने क्या किया? और हम्म 10/3.6। हाँ, स्पीड को ना बेसिकली हम लोग 3.6 से इसलिए डिवाइड करते हैं किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर आपके पास होती है जी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड में रहेगी कितनी, मतलब लेट से ये है 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो मैं अगर सारे कैंसिल वैंसिल कर दूं, ये काट दूं, तो ये ये ऊपर नहीं, ऊपर ये 1000 है, 1000 है, 10,000 लिख दिया 1000 आपने मेरे ख्याल सॉरी से। 1000 है। ठीक है 1000, दो इसके साथ गए, दो इसके साथ गए, तो ये एक्चुअली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3.6 ही बन जाएगा अगर डिवीजन में चले जाए हम लोग तो। यानी 10 से मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड करना होता है, बस सादा बात। हम्म, ठीक है, सही है। 10 से 36 को मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। हाँ तो नहीं 10, नहीं, डिवाइड करना है। तो वो ये हर किसी केस में होगा जिसमें हम लोगों ने ये ये हर किलोमीटर पर आवर केस में करना है। होगा जी। जब सही भी है। आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपने किसमें करना है, किलोमीटर की ये जो वैल्यू है ना किलोमीटर की, किलोमीटर पर आवर की, हम्म, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना और 36 से डिवाइड करना है ना, बस। ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। 10/3.6, यस। हाँ, वैसे सादा तरीका 3.6 से डिवाइड करने का है, लेकिन आसान आपको याद करने के लिए लॉजिकली समझाया 3.10 से मल्टीप्लाई और 36 से डिवाइड। तो जरा जल्दी कैलकुलेशंस करिए, क्या आंसर आएगा। अच्छा, 6। कैलकुलेटर है ना? हाँ जी है। हाँ ये हाँ, ज्यादा ही नहीं आ रहा आंसर। आंसर ज्यादा आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर भी करना हम्म पड़ेगा। हम्म, देखो, ओवरऑल ना तुमने यूं करना है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे स्पेस में, कि आपके पास है जी 0.5 इंटू इसकी मैथ कितनी है 600,000 kg। तो 600,000 kg का मतलब 6 × 10⁵ ये मै एस एम हो गया। और वी की वैल्यू मैंने आपको बोला कि 10 को इसको करो ऐसे 100। 6 × 10⁵ हुआ है जो। तो हाँ, ये क्या कहते हैं, इसमें आगे किलो भी है तो किलो का नहीं इंक्लूड करना। नहीं नहीं नहीं, किलोग्राम तो स्टैंडर्ड यूनिट है, ओ हाँ, अच्छा सही है। ऐसा यूनिट है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर आता है 2314814। इंटू 10 की पावर देख लो, बस 10 की पावर मैच करो, ईएनजी का बटन प्रेस करो कैलकुलेटर का, यस, इंटू 10⁶। 10 की पावर 6, ठीक है। सही है। यानी अच्छा, मतलब मैथ्स अगर कोई भी लिखा हो तो हम लोगों ने 10 हाँ डिवाइडेड बाय वो थ्री पॉइंट एक्चुअली ये सिक्स ही करना है। एस्टिमेशन टाइप एक क्वेश्चन है। तो आपके पास ना मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू देखनी है कि आपके पास 10 की पावर 6 7 8 10 12 में से कौन सा ऑप्शन आएगा। सही हो गया, सही है। ओके। लेट्स फिर गो क्या कि व्हाट। हाँ, व्हाट इज ऐसा बेस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऐसा बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है आपके पास। V is equal to energy over charge। हाँ जी बिल्कुल, V इज इक्वल टू वर्क डन, या एनर्जी ओवर चार्ज कर सकती हो, एनर्जी एनर्जी over ओवर charge। चार्ज करेंगे
तो क्या हो जाएगा वर्क ये? डन और चार्ज हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट एफ इज इक्वल इसको रट लो, टू एफ एम ए। एनर्जी का केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2, और ये आपके पास एम्पेयर सेकंड हो जाएगा। सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा के जी एम स्क्वायर एस -2 -1, तो ये -3 हो जाएगा और वो a -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केजी आ रहा है एम आंसर, स्क्वायर एस माइनस 3 a माइनस 1 बी ऑप्शन आ रहा है आंसर। ठीक हो गया। यस, आगे चलिए इस पे आइए। कह रहा है डिजिटल मीटर यूज्ड टू measure the current in electric circuit. The reading on the meter fluctuates or varies between 3.0 ampere to 3.08 ampere. The reading on the meter have the accuracy of plus minus 1%. What is the true value for the current with its uncertainty? तो ट्रू वैल्यू ऑफ द करंट और अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले देखें, आपके पास 3.04 से लेकर वैल्यू आपकी कहाँ से 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, ठीक है, ये वैल्यूज आई होंगी उसकी। ठीक, अब अगर ये वैल्यूज आई हैं उसकी, तो उसकी 1% एक्यूरेसी है। तो आप इसको क्या लिखेंगी? आप इसको लिखेंगी 3.04 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। इसी तरह इसको लिखेंगे तो 3.05 प्लस माइनस 0.01, और 3.06 प्लस माइनस 0.01, 3.07 प्लस माइनस 0.01 एंड 3.08 प्लस माइनस 0.01। ये मैंने किसी वजह से इतना ज्यादा लिखा, अदरवाइज डायरेक्ट समझा देता हूँ। आपके पास ना उसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, यानी फ्लक्चुएट कर रही है। तो हम ऐसे केस में हमेशा क्या लेते हैं? एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लें, इसकी जरा क्या हो जाएगी? वो जो 3 पॉइंट्स वाले हैं ना, यस, 3.06 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर वाली ये दो हटा दो, नीचे वाली ये दो हटा दो, तो ये आपके पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका मतलब सब में 3.6 है। अब जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो बेसिकली यहाँ पे जो हम लिखेंगे दैट विल बी सम ऑफ ऑल, क्यों अनसर्टेनिटीज जो ऐड होती हैं। ठीक है, तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आपको 0.05 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एक। सही है, एवरेज और फिर उनको प्लस। ठीक, सही हो गया। तो उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी, व्हिच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेट। वेट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज ओके, ग्राफ्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द एंड इसका फॉल्स। आंसर ए होगा, पता नहीं, किसका? हम लोगों ने वैसे काफी दफा सॉल्व किया था। ये वाला, which graph shows the हाँ, horizontal and vertical component of the velocity at time t is equal to 0? हाँ जी, इसका आंसर नहीं, ये ड्रॉप हुआ ना, projected horizontally at time t is equal to negative the stone is horizontally component velocity of vertical component and vertical horizontal component। अब हाँ क्योंकि जी, ए इसका ऑप्शन यही रेजिस्टेंस होगा। नेग्लिजिबल है तो हाँ हाँ, सही यही होगा, बिल्कुल सही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी बढ़ती है। ठीक है, और अगर उसने मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का ना 0 से शुरू करके बढ़ने का दिया हुआ है, वैसे नेगेटिव इन अपोजिट इन डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो तो हम नीचे लोअर एक्सिस पे लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही ग्राफ आपका अगर यूं भी बना हो ना तब भी सही है। अच्छा, अगर जो इन्होंने कहा है ए रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर ये ना हो तो फिर इनमें हाँ, से कौन सा होगा? सी। फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, उसकी वजह सही ये है। है कि उस टाइम आपके पास हॉरिजॉन्टल भी तो वेरी करेगी, वो भी तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी ना। ठीक है, ठीक है। यस, 6 पे आइए। कह रहे कि on the earth an object takes time te to fall from the rest through a vertical distance h. On the moon the mass the same object is taking tm to fall from the rest through the same vertical height.
the ratio of acceleration of the free fall at earth and moon is 6, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ऑन बोथ, तो टाइम निकालना है, तो आपके पास, आपको पता है क्या इसके लिए हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, आपको हाइट निकालनी है, तो एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने फार्मूला आपको इसलिए दिया कि जब हम लोग के पास ना इनिशियल कोई भी बॉडी रेस्ट से शुरू करता है, ठीक है, कोई भी बॉडी रेस्ट से शुरू करता है, तो उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो आपने इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन मोशन लगाई मैंने, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये इसमें आपके पास हमने रेशियो नहीं फाइंड करनी थी? क्या कर रहे हैं, सॉरी? रेशियो आप कह रहे हाँ, हैं ना, रेशो हाइट फाइंड फाइंड करते हैं, करनी है। रेशो फाइंड करते हैं, बिल्कुल रेशो ही फाइंड करेंगे। ये मेरी मास्टर इक्वेशन हो गई। तो अब यह काम अर्थ पे भी हो रहा है और यही काम आपके पास मून पे भी हो रहा है। उसने कहा कि दोनों का जो डिस्टेंस फॉलन है वो सेम है, तो बस आप दोनों की इक्वेशन को आमने सामने रखो, 1/2 जी टी ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये भी अर्थ के लिए इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ये मून के लिए है, ठीक है। आपको एक्चुअली लेना है रेशियो, इसका रेशियो लेना है टाइम टू फॉल एट अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम टू फॉल एट मून का रेशियो लेना है। तो उस रेशियो लेने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा, मतलब अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लें तो 1/2 से कट जाएगा, 1/2 से कटेगा, तो टी एम डिवाइडेड बाय सॉरी टी ई डिवाइडेड बाय टी एम का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? इट वुड बी जी एम डिवाइडेड बाय जी ई। सही है, बात समझे? सही है। ठीक है, तो बस आपको क्योंकि जी एम नीचे नहीं आना चाहिए? नहीं, ये टी इधर ही रखो, टी एम को नीचे लेके आ जाओ, तो जी एम को इधर ही रखो, तो जी को इसके नीचे लेके चली जाओ। सही है, ठीक है। समझ मैंने रही हो मतलब क्या किया मैंने? ऑपोजिट हो गई ना रेशो के, टीई के सामने हाँ हाँ, जीएम आ गया, टीएम के सामने जीई आ गया। यस, तो टी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय टी ऑन मास दैट इज इक्वल टू जी ऑन मून। उसने बोला हुआ है इन दोनों की रेशियो क्या है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है जी ऑन अर्थ टू द जी ऑन मून इज 6, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी? ये 1/6 हो जाएगी, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लें जरा, हाँ 1/√6 हो गया आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी राइट ऑप्शन। ठीक है। ठीक है, ये आपने हम्म इक्वेशन याद रखी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? क्या साइक्लिस्ट इज इन स्टिल एयर pedals as hard as she can. She reaches to a maximum speed. However, after certain time, her maximum speed increases. ठीक है, maximum speed increases. What could be the possible cause for that? Cyclists in still air pedals as hard as she can. She reaches to a maximum speed. इस पैडलिंग से वो एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकती है, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। शी रीजन क्या हो सकती है? द डी, साइक्लिस्ट इज she starts to travel downhill. डाउन हिल भी हो सकती है, यस, ये भी हो सकता है। शी स्टार्ट्स टू ट्रेवल डाउन हिल, शी मूव्स अपराइट ऑन बाइसाइकिल, नहीं ये तो नहीं है। द शी साइकिल्स ओवर रफ ग्राउंड, ये भी नहीं है। शी साइकिल्स इनटू अ विंड, तो विंड एयर रेजिस्टेंस बढ़ाएगी, तो यही ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, सही है। डाउन हिल अच्छा, जाएगी तो मुझे उसकी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हम लोगों को ना ये लास्ट मॉक में यही पेपर मिला। है, हाँ, क्योंकि मुझे देखे ना इसके आंसर्स वगैरह आ रहे हैं, तो मेरे याद ख्याल आ रहे हैं से तुम्हें? यस, मैं भी यही हाँ, सोच रहा हूँ। इट इज द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द collision। ओके, करते जाओ सर। नहीं, इतने नहीं आते, वो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था मॉक, अच्छा बाद में हम लोगों ने किए थे बैठ के, तो सुना तो फिर ओके, बोलते। तो आपको बोल रहा है कि एक मैच है, इट इज 0.5 kg हिट कर रहा है, और इनिशियली इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, रिबाउंड की स्पीड इसकी 8 मीटर पर सेकंड है, और आपने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। तो रिबाउंड का केस है, तो आप फोर्स कैसे फाइंड करोगी? डेल्टा पी बाई टी, ठीक है, तो डेल्टा पी रिबाउंड में क्या होता है? एम इंटू वी प्लस यू,
ये तो मैंने पक्की चीजें तुम्हें याद करवाई हुई हैं, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट करो, 0.5 kg का बॉडी है, 12 + 8 20 हो जाएगा, और टाइम आपके पास कितना है जी, 0.1 सेकेंड। तो कैलकुलेशंस करिए, कितना आंसर आएगा? 100 20 5 100, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, सही है। ठीक है। अच्छा, ये एम वी प्लस यू, ये हमेशा प्लस ही होगा या कभी नेगेटिव भी होगा? वी माइनस यू भी हो सकता अगर रिबाउंड होगा तो प्लस होगा, अगर रिबाउंड नहीं होगा, जैसे अगर यही बॉल 12 की स्पीड पे जा रहा था ना, 12 है। मीटर पर सेकंड की स्पीड, और आगे जाके इसकी स्पीड यही इसी डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड हो जाती, हाँ, तो फिर तो हम लोग ये प्लस हो कहते कि ये एम वी माइनस यू हो जाएगा। जाएगा, एम वी माइनस, ठीक है, सही है। सही बात समझ आई? हम्म। यस, आगे चलिए जी। हाँ, एक एयर बबल के बारे में क्वेश्चन है, कह रहा है कि एयर बबल इन अ टैंक ऑफ द वाटर इज राइजिंग विद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट की वर्ड है, राइजिंग विद द टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर टर्मिनल कांस्टेंट स्पीड पे है तो इसका मतलब सारी जो डाउनवर्ड फोर्सेस का सम है वो अपवर्ड फोर्सेस के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बबल इज आर एक्स वाई एंड जी, ठीक है। द अपथ्रस्ट इज एक्स, ठीक हो गया जी। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होना चाहिए इसका, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होना चाहिए। तो एक ही नहीं, दो ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। जेड इज द वेट ऑफ द, हाँ अच्छा, उसमें से हमने उसने ये भी बोला है कि इसमें से वेट कौन सा और ड्रैग कौन सा है। तो वेट एयर बबल है तो उसका वेट बहुत छोटा होगा ड्रैग के मुकाबले में, इसलिए वेट जो है वो वाई हो जाएगा, ठीक है। यस। ये आपके पास ड्रैग हो जाएगा और ये आपके पास अपथ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ऑप्शन डी और ए तो तो वाई प्लस वैसे बी क्या, हो जाएगा, हाँ तो ये ए, सॉरी, ए नहीं बी, होगा? ए नहीं, बी और डी वैसे ही क्या, तो जेड इज विस्कस ड्रैग, ओके, या ए हो जाएगा, सही है। ठीक है, हम्म। गुड। अब इस पे आइए, कह रहे कि टू ब्लॉक्स are at rest on the frictionless horizontal surface. One block is made of wood and the other block is made up of steel. Yes, the steel ball is fired horizontally with the speed v at the wooden block. The ball embedded itself in the block and the block move together after impact. ठीक है? The second identical steel ball is fired horizontally with the speed v at the steel block. The steel ball then rebounds back along the original speed of v/2. पहले वाले में वो इम्बर्ट हो गई, ठीक है, वुड के साथ ये इम्बर्ट हो गई और इसको उसने आगे चलाना शुरू कर दिया, और दूसरे वाले में ये आगे जा रहा है और ये वापस आ रहा है, ठीक है, यानी ये इम्बर्ट नहीं हुआ। The wooden block and the steel block have equal masses. ये भी गेम एक जैसी है। Which statement about the blocks immediately after the collision is correct? तो आप देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये इसकी इनिशियल स्पीड 0 है तो u1 इज 0, ठीक है ना, u1 0 है। जब u1 0 है तो इसका सॉरी u2 कर लेते हैं, u1 आपका v है और u2 आपका 0 है, ठीक है। और लास्ट आखिर में जो वी वी है इसका, दैट इज इक्वल्स टू v1 एंड v2, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये रेस्ट पे है, u2 इज एट रेस्ट, ये u1 आपके पास v है, v1 आपके पास नेगेटिव हाफ है, हाफ वेलोसिटी है, और v2 आपने निकालनी है, ये भी हो सकता है। अब उसने बोला बोथ ब्लॉक के, स्टेटमेंट कौन सी हमारी करेक्ट है? जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, इनको आप लोगों ने बड़ा गौर से देखना है। बोथ ब्लॉक्स मस्ट ट्रेवल विद द सेम स्पीड, ओके, एक ये ऑप्शन है। द स्टील ब्लॉक मस्ट ट्रेवल फास्टर देन द वुडन ब्लॉक, द वुडन ब्लॉक must travel faster than a steel block. The mass of the blocks and the steel ball are needed to be determined with which block travels faster. Okay, mass तो उसने दिया हुआ है कि सेम है, तो हमारे पास हम इसको ना एक assumption ले लेते हैं कि इसका mass m1 है, इसका mass आपके पास m2 है, ठीक है। और अगर हम ऐसे कर लें,
अपनी सहूलत के लिए, जस्ट अपनी कैलकुलेशंस को कंफर्म करने के लिए। वैसे तो ये लग रहा है कि आपके पास जो स्टील वो है वुडन पीस है ये ज्यादा तेज चलेगा। उसकी वजह ये है कि इसके पास इसकी वेलोसिटी इम्बर्ड हो गई है। तो हम एक कैलकुलेशंस करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशंस मैं आपको परफॉर्म करवाता हूँ। यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं, इस जगह पे पेज पे जगह है। इस क्वेश्चन के लिए उनको वर्किंग की स्पेस देनी चाहिए थी, अब वर्किंग स्पेस कम देते हैं एग्जामिनर। अच्छा, तो लेट्स से मेरे पास जो स्टील बॉल है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ रही है, ठीक है। और जो ब्लॉक पड़ा हुआ था मेरे पास यहाँ पे वुड का ब्लॉक, इसकी मैथ लेट से मैं कर लेता हूँ। मैथ 1 इज इक्वल टू सपोज 10 ग्राम हम लोग कर लेते हैं, और इसकी मैथ हम लोग कर लेते हैं M2 हम लोग कर लेते हैं सपोज 100 ग्राम, ठीक है। तो जब ये दोनों का कोलिजन होगा तो हमारे पास दोनों कंबाइन हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी M1 प्लस M2 सॉरी M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला लगेगा तब जब आप फाइनल स्पीड निकालते हो। ये कैसे मैंने लगाया वाला इसका पता है? जी हाँ। अ, नहीं, मैंने लगाया M1U1 वो क्या कहते हैं उसका प्लस कंजर्वेशन लॉ M2U2 लगाया है ना। इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 लगाया, ठीक है। हम्म। देखो उसमें v का M1 यस U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू, दोनों कंबाइन हो गए M1 प्लस M2, और दोनों की जो स्पीड है वो V और है, u तो इसलिए यहाँ सही है से मेरे पास ये आ गया। अब अगर हम लोग सही वैल्यूज है। प्लग इन करें तो ये आपके पास 10 ग्राम है और 10 स्पीड है, प्लस 100 ग्राम है और इसकी स्पीड 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100। कैलकुलेशन करके दो जरा प्लीज। 100 डिवाइडेड बाय 110, तो ये तकरीबन आपका 0.1 से 0.1 के करीब आंसर आ रहा है। 0.9 0.9, 0.91 आ रहा है। हाँ तकरीबन 0.9 आ रहा है। ये जो ब्लॉक है ना, ये आफ्टर कोलिजन 0.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में आपका वही बुलेट है, ठीक है, पैलेट है बेसिकली, और इसकी जो स्पीड है वो इसका जो मैस है वो हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो ब्लॉक है स्टील का उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैस 10 ग्राम, इसकी मैस 100 ग्राम, क्यों उसने बोला वो आइडेंटिकल मैसेज है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो स्पीड थी वो मैंने की थी 110 मीटर पर सेकंड, एंड इट वाज एट रेस्ट। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन दिस बॉल वाज मूविंग विद द स्पीड v/2। तो देखो v/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, सही है ना? ये बात समझ आ रही है? पहले पहले 10 मीटर पर सेकंड थी इसलिए वो हाफ हो गई। हाँ, यस, इसलिए हाफ हो गई। इसको मैं नेगेटिव साइन दे दूंगा, वैसे वो आगे चल के देते हैं। और ये ब्लॉक अब इधर जा रहा है, इसकी मैथ मैंने रखी थी 100 ग्राम, तो ये देखते हैं ये V2 इसकी कितनी आएगी। तो अभी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाइए, M1U1, यहाँ पे तो बहुत आराम से लगा सकते हैं हम लोग। M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो M1 आपके पास 10 ग्राम है, ये भी आपके पास 10 है, ये आपके पास 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 5 विद नेगेटिव साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, प्लस 100 इंटू V2 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू V2। तो क्या आंसर आएगा? ये देख रही हो मैंने क्या किया? बल्कि नहीं, प्लस कर दो, सॉरी, ये माइनस का 50 हो जाएगा ना, माइनस का 50 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 50 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास हो गया जी 1.5 मीटर पर सेकंड। तो वैसे हम्म। कैलकुलेशन से हमें पता चला कि स्टील ब्लॉक वुड मूव फास्टर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो स्टील वाला वुडन, मूव करेगा ना फास्टर। हाँ, हाँ स्टील ब्लॉक मस्ट फास्ट ट्रेवल फास्टर देन द ये हो वुडन गया ब्लॉक, इसका आंसर। ठीक है। सही। ये बात क्लियर हाँ होगी?
तो आपको Yes. लॉजिकली अगर चीजें सारी आती हैं देन यू कैन फॉलो द रूल्स। Yes. सही है। ओके, नेक्स्ट बताइए जी, विच डायग्राम शोज द कपल फॉर्म्ड by two forces each of magnitude F acting at the rod। कपल फोर्सेस यानी मतलब इसको इक्विलिब्रियम में करना चाहिए क्या? हाँ नहीं, कपल का मतलब ये होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सही है, तो ये डी हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, सही है। शाबाश। अच्छा, इस पे आइए जी। Student states that if the object is in equilibrium, the sum of clockwise moments about the point x is equals to sum of anti-clockwise moments about the point y। यहाँ पे गेम है। Which condition would make the student's statement correct? Either x वाई or y is the center of gravity. Either x वाई or y is the pivot of the object. X and y are the and opposite ends of the objects. X and y are the same points of the objects. इसका बी होगा। वाई पिवट लग रहा है। एक मिनट। तो If an object is in equilibrium, sum of clockwise moments about x is equal to sum of anti-clockwise moments about point y। नहीं, about point y नहीं हो सकता। देखो ना, पिवट एक ही होता है। लेट्स से आपके पास ये पिवट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप इसके ऊपर कोई ये लेट्स से ये मेरे पास पिवट है, सपोज मैं बिल्कुल सेंटर में पिवट कर लेता हूँ, ये एक्स है, तो इसके ऊपर यानी इसकी सराउंडिंग में इसकी साइड्स पे अगर मैं दो मूवमेंट्स लगा रहा हूँ, लेट्स से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है सपोज, ये देखो, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसी पॉइंट एक्स के ऊपर ही होगा। तो अच्छा स्टूडेंट के सही है। मुताबिक या तो एक्स या वाई आपके पॉसिबल पिवट पॉइंट्स हैं। इधर एक्स और वाई इज अ पिवट पॉइंट। बी ना। हाँ सही है। ठीक है, अब पॉइंट यस। गॉट सही इट। है। हम्म। चलिए जी, ये बताएंगे जी, a uniform rod of length 30 centimeter and weight 5.2 meter is attached। ये पढ़ो जरा, एक मिनट में लाइट बंद कर। अच्छा। हम्म, हाँ जी, क्या पता चला? व्हाट इज द टेंशन ऑन द वायर, कैसे निकाले? हम इसका टी साइन 40 करेंगे। हाँ, आप इसको रिजॉल्व कर लें। जब आप रिजॉल्व करेंगी तो इसका जो अपना रॉड है, वेट है वो 5.2 है, तो 5.2 बेसिकली यहाँ पे सेंटर में एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब आप इसको देख लीजिए, दिस इज योर पिवट पॉइंट, सो इट वुड कॉज अ टर्निंग इफेक्ट ओवर हियर एंड दिस टेंशन विल कॉज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन दैट साइड। तो ये आपके पास बेसिकली अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 है, और इसके सामने का ये वाला जो साइड है दैट इज योर टी साइन 40। और ये कितने एंगल पे, कितने डिस्टेंस पे ये लग रहा है, दैट इज एट 30 सेंटीमीटर। और ये जो आपका वेट है ना 5.2, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, दैट इज ये एट 1.5, आधे पे, सॉरी 15 पे, 15 पे। 15 पे। हम्म, सही तो है। बस यहाँ से आप सॉल्व कर लें, तो आपके उसका आ जाएगा जी टी साइन 40 into 30 is equals to 5.2 into 15, 5.2 into 15 हो जाएगा, और t आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, 5.2 into 15 divided by 30 sin 40। ये सॉल्व करो जल्दी जल्दी। ये आ रहा है 4.04। 4.0, मतलब बी आ गया। ठीक है। यस। उसके बाद आपके पास आ रहा है
Yes, a water is pumped through a nozzle at the end of the house. The nozzle has a cross section of diameter 5 millimeter. The mass of water is 100 kg of water takes a time of 2.0 seconds to move through the nozzle. The density of the water is इतना. What is the speed of the water at the nozzle? तो हमने यहाँ से ये देखना है, स्पीड ऑफ द वाटर हमने फाइंड, ये एक्चुअली मैस फ्लो रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैस फ्लो रेट में आपको अगर ये देखना है कि आपके पास डेंसिटी गिवन है, मैस पर यूनिट टाइम में मैस और टाइम गिवन है, और उसके बाद डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर का मतलब हम लोग नोजल बना लेंगे, तो नोजल बेसिकली यहाँ से वाटर आउट कर रहा है, तो ये इसका जो डायमीटर आ रहा है दैट इज 50 मिलीमीटर, दैट इज द डायमीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका ना एरिया निकालें, ठीक है, क्या निकालें इसका एरिया, एरिया आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 5d² डिवाइडेड बाय 4। सो जस्ट कैलकुलेट एरिया, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। मिलीमीटर से मिलीमीटर कन्वर्शन में कैसे उसको कन्वर्ट करना है? नहीं, हमें स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। 50 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो करिए जरा, क्या आंसर आएगा एरिया का। है आपकी प्रेजेंटिंग स्टॉप हो गई सर। हेलो, जी जी सॉरी, मैं कहीं ऑफ हो गया था। अच्छा बताइए। इसका आंसर है 1.96 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास हो गया एरिया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको डेंसिटी गिवन है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम कर लेते हैं हम लोग। सो डेंसिटी इक्वल्स मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो अगर आपको मैस को सेपरेट कर लें तो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा। सही है, बात समझ आ रही है। सही है। ओके, तो मैस भी हमारे पास गिवन है, डेंसिटी हमारे पास ये भी गिवन है, और जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ये जो आपके पास लेंथ है ना, ये ठीक है। अब हमारे पास उसने ये बताया हुआ है कि टोटल जो मैस आपकी आउट हो रही है ना, वो 100 kg है, कितने टाइम में, 200 सेकेंड्स में, 200 सेकेंड्स में, सॉरी सॉरी 2 सॉरी सर, सेकंड में। 2 सेकेंड में, सॉरी फॉर दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर मैस को मैस के साथ टाइम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही है ना। सही है। तो अगर मैं ये करूँ, मैं दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, दोनों साइड पे मैंने टाइम से डिवाइड कर लिया ताकि मुझे टाइम की वैल्यू मिलेगा। तो ये जो आपके पास है मैस डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो आपके पास गिवन है 100 kg डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू एरिया आपने 1.96 इंटू 10⁻³ कर लिया। अब जो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है ना, ये आपके पास क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू योर स्पीड, स्पीड। ठीक है। ये सॉल्व करिए जरा, अब इसको सॉल्व करो। अच्छा सर। इसका आंसर मिला है 25.5। 25.5, तो तकरीबन आपके पास 25.5 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू दैट योर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट।
ठीक है, Yes. शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि सॉलिड वुडन क्यूब रेस्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, what gives the pressure exerted by the weight of the cube on the horizontal surface? So the product of acceleration of free fall and density of the cube, the product of acceleration of the free fall, यानी g और density का इसको हम लोग लिख लेते हैं g and density। उसके बाद g density and side length of the cube, g density, sorry, g density and length of the cube। उसके बाद product of acceleration of free fall, g की वैल्यू एंड डेंसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस, जी डेंसिटी एंड एरिया का प्रोडक्ट प्रेशर दे सकता है आपका। ये उसने बोला है प्रेशर आपने बताना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन फ्री फॉल डेंसिटी एंड वॉल्यूम, तो रो जी इंटू वी। तो बताइए आप, अगर आपको फार्मूला याद हो तो प्रेशर का फार्मूला किसके बराबर है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना? ठीक है, तो अब आप बस इसको कैलकुलेट करते जाइए। तो एफ फोर्स आपके पास यहाँ पे कौन सी है? वेट है, Yes. ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। वेट आपके पास किसके बराबर है? एम जी के बराबर है, डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। सही है, तो मैस किसके बराबर होती है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। फिर आप एक और स्टेप पे जाइए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर होता है? बेस एरिया इंटू हाइट इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। ठीक है, सही, ये गया ये गया। तो इसका मतलब रो जी और एक साइड की जो हाइट है वो आपको प्रेशर दे रही है। ठीक है, So G रो H. जी एंड एच, जो कि एक साइड है ना उसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सही है, C आ जाएगा इसका आंसर। सी आना चाहिए। यस एग्जैक्टली, सी है ना? नहीं सी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जी रो एंड लेंथ ऑफ द क्यूब, ये सी में ना C नहीं एरिया, होगा। अच्छा एरिया सही। हाँ रो जी एच नहीं है, ये आप यूं समझ लो, सॉरी ये जो है ना एल जो है उसको एच लिख दिया मैंने। ठीक है, बात समझ आई? Yes. ओके, फिर आपको बोला है कि विच एक्सप्रेशन कुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर। सो पावर आपके पास पहले वाला तो इसलिए गलत है कि ये आई स्क्वायर इंटू आर होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये यूज हो सकता है। ये आई इंटू आर स्क्वायर है, तो ये भी गलत है क्योंकि आई स्क्वायर आर लिख दिया मैंने वहां पे। वेट इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सही है। अच्छा उसके बाद आपको बोल रहा है, ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका। A bungee jumper jumps from the platform and decelerates by an elastic bungee cord as shown in the figure। ठीक है जी, यस ये तुम्हें याद होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था तुम्हें ये वाला पॉइंट बंजी जंपर का। जहां से जब वो छूट रहा है ना, तो उसके पास सबसे ज्यादा क्या है? जीपीई है, याद करो ये टॉपिक। ठीक है, जब वो रास्ते में है तो उसके पास जीपीई भी नॉन जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि स्ट्रेच नहीं हुई। जब ये अपनी फुल लेंथ पे स्ट्रेच हो जाती है ना वायर, यानी ये फुल लेंथ पे स्ट्रेच हो गई, तो यहाँ पे भी नॉन जीरो है और ई भी नॉन जीरो है। ठीक है, जब वो बिल्कुल बॉटम में यहाँ टच करने लगेगा इस पॉइंट पे, तो ये रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो उस टाइम जीपीई सबसे कम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और सबसे ज्यादा जो होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, बात सही समझ है। आ रही है? अच्छा, तो कह रहा है कि एट विच पार्ट of the jump all three types of energies are non zero। मैंने आपको बता दिया ये एक सेंट्रल पार्ट है कि ग्रेविटेशनल जब पोटेंशियल नॉन एनर्जी जीरो का भी सेकंड केस में जीरो नहीं हो जाएगी?
हाँ, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि इतनी कम हो गई कि 0 हो गई, इसको भी 0 ही कर दो। ठीक है। तो ऑन द प्लेटफॉर्म बिफोर जंप नहीं, ऑन द वे डाउन बिफोर द कॉर्ड हैज स्टार्टेड टू एक्सटेंड नहीं। यहाँ पर अगर कॉर्ड एक्सटेंड नहीं हुआ तो इसका मतलब आपकी इलास्टिक पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो ऑन द वे डाउन एज ही डिसेलरेट्स, यस, जब कॉर्ड ज़रा खींचेगा तो वो डिसेलरेट करेगा, तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। एट द बॉटम ऑफ द जंप व्हेन, ना बॉटम ऑफ द जंप पे ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो यू विल हैव विद सी ऑप्शन। सही है। सही है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ओके, आगे इस पे क्वेश्चन 18, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू द राइट ऑफ right in a uniform vertical gravitational field, uniform vertical gravitational field, which statement describes the change in the gravitational potential energy of that object। अब आप देखें, आपको उसने यहाँ पे ना एक टेक्निकल काम दिया हुआ है, an object is displaced horizontally to the right in a uniform vertical gravitational field। आपके gravitational field is vertical, let's say it is downward, तो आप एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं किधर, तो ऑब्जेक्ट इज पुश टुवर्ड्स राइट, ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट आपका पुश टुवर्ड्स राइट है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। 90 डिग्री, यस। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता है जब 90 डिग्री के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये वर्क डन 0 हो जाता है। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो it decreases in a direct proportion to the displacement, बी हो जाएगा it does इसका। not change with this displacement, decreases with b हो जाएगा, ठीक है। a copper wire, question number 19, a copper wire of length 3.6 meter and a diameter 1.22 millimeter is stretched by a force of 37 newton, the wire obeys Hooke's law, the young modulus of the copper is itna, which is the extension, which extension is caused by the force। तो आपको याद होगा ये डायमीटर का गेम है, तो आपके पास अगर एक्सटेंशन का फॉर्मूला मैं लगवाऊं तो 4f(l) डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर इनटू e, बस वैल्यूज प्लग इन करो एंड एंजॉय द आंसर। इसमें जो ई है ये किसके लिए स्टैंड करता है? स्मॉल छोटे ई वाला हाँ। ये एक्सटेंशन है और हाँ बड़े हाँ, वाला ये सही है। यंग्स मॉडुलस, वो सही ठीक है। है। यस। 4 into 37 इंटू लेंथ आपके पास है 3.6 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर आपके पास है जी 1.22 मिली, 1.22 इंटू 10⁻³ इंटू यंग्स मॉडुलस। आपने याद रखना है, बाज़ दफ़ा ये भी पूछता है मेटल का यंग मॉडुलस कितना होता है, तो 10⁻11 में होता है, तो 1.17 इंटू 10⁻11। ये करिए ज़रा जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर है? आंसर आ रहा है 1.19 इंटू 10⁻⁻⁶ बहुत ही अजीब आ रहा है। ये नहीं पॉसिबल। आपने अच्छा, कैलकुलेटर में, हम लोग ना मिलीमीटर को हम लोग मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, उन्होंने मिलीमीटर लिखा है तो हम लोग को मिलीमीटर एज इट इज नहीं लिखना नहीं है। नहीं नहीं, आप प्रॉपर स्टैंडर्ड में करो, कैलकुलेटर में ये स्क्वायर और स्क्वायर की फॉर्म में करो। इधर आओ, मेरा मोबाइल मुझे दो जल्दी से। नहीं, मैं एक मिनट दोबारा से मेरा मोबाइल लेके। 4 एक मिनट। into 3.6 पाई को 3.142 और ये होगा इंटू 10 की पावर कितना है? और एक सेकंड दोबारा ईएनजी प्रेस करो, ईएनजी तुम्हारे कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है ना। इंग्लिश 1.17 ये दो टैब्स नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने स्क्वायर और स्क्वायर वाला टैब बताया, जब भी डिवीजन का क्वेश्चन हो उसमें हाँ इससे जी, किया करो। मैं इसलिए कह रही हूँ ये आ रहा है तभी वही आंसर आ रहा है 1.19 इंटू 10⁻⁻⁶ मैंने कैलकुलेटर मंगवाया, अब पता नहीं वो कितनी देर में आता है। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता, पता है क्योंकि
ओ पाई डी स्क्वायर, ओ माय गॉड, मेरी गलती, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अच्छा स्क्वायर है, सही है। सॉरी चलो सॉरी मैं सॉरी। एक मिनट दोबारा करती हूँ। 3.6 मैंने असल में स्क्वायर फॉर्मूले में लगा दिया, वैल्यूज में नहीं लगाया। into अच्छा इसका आंसर आ रहा है 9.7 into 10⁻⁻⁴। बस यही आ रहा फिर। ये सी आ गया है ना इसका आंसर। हाँ सही है। ठीक है, यस। अच्छा ये जो एक्सटेंशन का ये हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा और ये नहीं, डायमीटर के केस में ये होगा। वैसे तो ये भी एक फॉर्मूला है ना इसका, याद करो, एफ एल डिवाइडेड बाई पाई, सॉरी एफ एल डिवाइडेड बाई ए ई, ये एरिया की फॉर्म में होगा। सही है। वैसे डायमीटर के क्योंकि ज्यादा आते हैं तो सही है जब फिर। आपको एरिया का, हाँ जी, डायमीटर रिलेशन होता है ना उसका, तो यस इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको लेके जाएं इसके साथ। सही है, क्लियर। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट। एक्सटेंशन एफ एल डिवाइडेड बाई ए ई। हाँ चलें जी, ये आपका हुक्स लॉ का क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी बताइए। बस ये 20 पूरे करके फिर इसके बाद मैं आपको अगले फेज के लिए छोड़ूंगा। आपने ये बैठ के करके फिर मुझे मेरी क्लास के बाद ना, ये जो इसके बाद मेरी क्लास है उसमें आपने मुझे बता के सोना है, और सॉरी बता के छोड़ना है कि मैंने ये कर लिया है, और उसमें से जो मसले आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन एंड द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस अरेंजमेंट। ओके, अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड हुक्स लॉ फॉलो करता है जी, एक्सटेंशन एक्स है व्हेन फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो जब आप, वो कह रहा है कि सिंगल स्प्रिंग आप जब लगाएंगे इसी क्वालिटी का, ये सिंगल स्प्रिंग लगाया, उसके ऊपर आपने एक सिंगल इसी तरह की फोर्स लगाई, तो उसमें एक्स एक्सटेंशन आई। ठीक है, अब आपने उतनी फोर्स दो के ऊपर लगाई तो एक्सटेंशन तो क्या हो जाएगी, 0.5x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स आधी आधी हो गई। सही, हाँ डिवाइड हो जाएगी तो फिर इसमें तो ए और बी रह गया। तो ए अब आपके आंसर हो पास जाएगा। आ जाएगा जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो, या आप इसको ऐसे नहीं करो, 1/2 एफ एक्स कर लो, क्योंकि आपने फोर्स 1/2 लगाई है ना, तो एफ इंटू जो आपके पास ये आपकी EP1 है। ठीक है, अब जब दूसरी वाली है तो उसमें एफ तो उतना ही है, लेकिन एक्सटेंशन आपकी कितनी हो गई, 0.5x हो गई। सही है, यस। तो ये 1/2 एफ टाइम्स एक्स इंटू 1/2 कर लो, क्योंकि 0.5 को 1/2 कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 हो गई, EP2, दैट इज 1/2 ऑफ EP1। ठीक है, सही है, दोनों है मतलब हाफ हाफ है। यस। ठीक ठीक है, अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स में हम लोग उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा डबल हो जाता है। तो मैं अगर उस तरीके से कह रहा हूँ 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये आपकी EP1 है। ठीक है, और EP2 जब मैं करूंगा तो EP2 विल बी इक्वल टू 1/2 के, आपका डबल हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 के, और एक्सटेंशन हाफ हो गई तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.5x का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 2 को बाहर ले लो। ठीक है, और बल्कि इस तरह कर लेते हैं हम लोग, के एक्स स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया, और इधर 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। ठीक है, इधर आपका ये और ये कट गया। सही है, बात समझ आ रही है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट्स ठीक, के केस में है ना। तो हाँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट अगर अप्लाई करो तो उससे भी सॉल्व हो जाता है। तो ये आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये आपके पास
एक 2 को मैंने इधर बाहर लिख दिया और एक 2 को मैंने इधर लिख दिया, तो इसका मतलब ये हाफ हो गया। तो दोनों केसेस में 1/2 EP स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यस सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन ऐसी शक्ल दिखा रहे हो क्या था, वेव्स वाला? वेव्स है, हमने जनरल फिजिक्स कर लिया है सारा। ठीक है, आपने वेव्स ठीक का है। सारा अभी आगे आपका जो लेटेस्ट हमने पढ़ा ना, वो अभी आपका सारा रहता है। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ आज सोने से पहले ना ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। सही है। आपकी आज कोई ठीक हो फ्री गया। क्लास वगैरह होगी या करके उससे? अब मैं आगे देखता हूँ, अगर कोई बच्चा बीच में वो हो गया ना, क्या कहते हैं, गायब, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे मेरी 5 मेरे to टाइम 6 टेबल में। होगी अभी क्लास, और फिर उसके बाद हाँ, 8 अभी to तो आज वेंसडे है ना, तो मेरी वेडनेसडे। ये जाएगी आगे 10-15 से लेकर ना 15:45 वाली, जो 11:45 वाली जो क्लास है, ये वो प्रोबेबली मेरी, हो सकता है लड़का डंडी मार जाए। तो 10:45 से उसमें 11:45 तक। हाँ, हाँ सही है, ठीक है, तब भी हो सकता है। ठीक है। हम्म